आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, हम लोगों ने डिटरमिन मटीरियलिटी को पढ़ना शुरू किया। अभी तक हमने दो कॉन्सेप्ट्स पढ़े। पहले नंबर पे हमने ये कहा कि ये जानो कि यूजर कौन है, स्टेक होल्डर्स कौन है, कौन इंफॉर्मेशन हासिल करना चाह रहा है। सबसे मेन कॉन्सेप्ट, सबसे डीप कॉन्सेप्ट ये हमने सीखा। फिर दूसरी बात हमने ये सीखी थी कि भाई एलिमेंट्स कौन से हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, ये तो देखो। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, रेवेन्यू हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया, एक्सपेंसेस हो गए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया, टोटल एसेट्स हो गए, टोटल लायबिलिटीज हो गई, नेट एसेट्स हो गए। अब थर्ड वन स्टेप हम डिस्कस करने वाले बेंचमार्क। बेंचमार्क का मतलब है अब आपने ये फैसला करना है कि इन एलिमेंट में से मैंने बेस किसको बनाना। और आपको शायद याद होगा, इससे रेलिवेंट कल मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया था और मैंने कहा था ये थर्ड एलिमेंट को पूरा करेगा। उसमें उसने हमें कहा था कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स को तो बेंचमार्क हम बनाते ही बनाते हैं, इसके अलावा बनाओ किसको बेंचमार्क बना सकते हैं। तो बेंचमार्क हम बनाते हैं, ये हमारा थर्ड वन स्टेप है। तो इस थर्ड वन स्टेप को हमने कितना याद करना है? जरूरत नहीं है इस पैराग्राफ को याद करने की। ठीक हो गया जी? इंगेजमेंट पार्टनर यूज करता है प्रोफेशनल जजमेंट और वो डिटरमिन करेगा यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या लेंडर्स हैं, बैंक्स हैं। ठीक हो गया? अब ये एग्जाम्पल की बात है, जो हम ऊपर से पढ़ के आ रहे हैं वो एग्जाम्पल हमने पूरी नहीं पढ़नी। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो ये वाला। कोई एग्जाम्पल आप खुद से पढ़ लीजिएगा, सिंपल सी है। मैं पास पेपर के सवाल पे आना चाहूंगा। हादी सदरीस साहब जरा आगे आइएगा, मैं गारंटी देता हूं आपको समझ में आएगी। आप भी आ जाए। अच्छा बच्चे, सबसे पहले तो नाम याद रखिएगा। अब आपकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, इसके फौरन बाद सवाल मैंने करवाना है, पास पेपर का हल आप लोगों ने करना है पूरी फुल सपोर्ट के साथ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, रेवेन्यू, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, एक्सपेंसेस, नेट एसेट्स, टोटल एसेट्स। तो हम बेंचमार्क किसको बना सकते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स को। याद हो गया ना? कल सवाल में उसने क्या कहा था? प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो होता ही होता है, इसके अलावा बताओ। अच्छा, या तो रेवेन्यू होगा, या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस होगा, एक्सपेंसेस होगा, नेट एसेट्स या टोटल एसेट्स। कोई दिक्कत यहां तक? अब हमने ये देखना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स किस एंटिटीज के केस में हम प्रेफर करेंगे। वो एंटिटीज जो लिस्टेड एंटिटी होगी। और सिक्योरिटीज कौन सी इशू की हुई है मार्केट में ज्यादातर? पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरी बात, ऐसी एंटिटी जो क्या कर रही है? डिविडेंड पेइंग एंटिटी है। तो यूजर चाहता है कि मुझे डिविडेंड ज्यादा मिले, तो डिविडेंड ज्यादा कब मिलेगा? जब कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा होगा। नेक्स्ट, अगर प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी है तो तब भी थोड़ी देर के बाद में फिर भूल जाते हैं। तीन बातें पढ़ी। पहली बात हमने क्या पढ़ी? लिस्टेड। सेकंड वन, लिस्टेड के साथ साथ क्या चीज है? इक्विटी। सेकंड वन, डिविडेंड पेइंग। थर्ड वन, प्रॉफिट ओरिएंटेड। भूलेंगे तो नहीं ये बात? याद रखेंगे ये बात? अगर रेवेन्यू की बात करनी है तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मकसद मुनाफा कमाना
जब मुनाफा कमाना नहीं है तो फिर प्रॉफिट को क्यों बेस बना रहे हो? प्रॉफिट तो अच्छी यार्ड स्टिक नहीं है, बेंचमार्क नहीं है, फिर सबसे बेहतरीन क्या होगा? रेवेन्यू। रेवेन्यू को बेस बनाओ। या बच्चे एक ऐसी कंपनी जिसको लॉसेस हो रहे, जैसे पेपर में सवाल आ गया, लॉस दिया हुआ और साथ रेवेन्यू भी दिया है, अब किसको सिलेक्ट करोगे आप? बेंचमार्क किसको बनाओगे? रेवेन्यू को। बेहतर लॉस नहीं है। हाँ, पास पेपर में सवाल आ गया, उसने क्या किया? लॉस दे दिया और प्रॉफिट दिया नहीं और कोई बेंचमार्क भी नहीं है। अब हमारी मजबूरी क्या थी? लॉस को ही बेस बनाना। जैसे आप चैप्टर 14 के सवाल करेंगे ना, उसमें आपसे उसने ओपिनियन मांगनी है और ओपिनियन मांगते हुए बेंचमार्क देगा। अब आपको रेट खुद याद रखने हैं। मैं आगे रेट भी बताता हूं कि हमने बेंचमार्क पे रेट अप्लाई करने हैं। रेट नहीं बताएगा वो आपको, वो इस तरह से नहीं है कि टैक्स के रेट्स गिवन है, वो टैक्स के रेट्स आपको खुद दे दे और अप्लाई करके आप मुझे बता दें। नहीं, ये आपको खुद पता होना चाहिए। मटेरियलिटी डिटरमिन करनी पड़ेगी हर सवाल के लिए आपको। आप पहले एक लेवल, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट लेवल डिफाइन करेंगे, फिर गलती देखेंगे, फिर गलती को कंपेयर करेंगे और बताएंगे क्या ये गलती मटेरियल है या ये गलती मटेरियल नहीं है। फिर उसकी बेस पे ओपिनियन फॉर्म करनी है। नेक्स्ट बच्चे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। प्राइमरी यूजर बैंक है एंड फोकस ऑन एबिलिटी ऑफ द एंटिटी टू रीपे। तो फिर आपने किसको बेस बना लेना है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। अगर पब्लिक सेक्टर एंटिटी है, कौन सी एंटिटी? पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी है, उसके लिए या रेवेन्यू बेस बना लें या एक्सपेंसेस को बेस बना लें। उसके अलावा नेट एसेट्स, यूनिट होल्डर्स ऑफ म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट, कंपनी विद स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हैविंग वेरियस सब्सिडरीज एंड एसोसिएट, ये भी हो सकता है। और हाईली लीवरेज्ड एंटिटी। लीवरेज का मतलब क्या है? जिसने फाइनेंसिंग की है, लेकिन कौन सी वाली? डेट फाइनेंसिंग। ऐसा क्यों होता है? मैं अगर आपसे सवाल पूछूं ऐसा क्यों होता है, रोहान साहब कहेंगे बिल्कुल मैं बताता हूं इसका जवाब। रोहान साहब इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब आप देंगे यासिर साहब। इसकी रीजन ये है कि वो एंटिटीज जिन्होंने एक कंपनी से पैसे लेने हैं, कंपनी ने पैसे किससे पे करने? एसेट से। उनकी नजर किन की तरफ है? एसेट्स की तरफ, कि क्या कंपनी के एसेट इस काबिल है कि वो हमारे कर्जे वापस कर सकते हैं। तो वो किसको कंसीडर करके बैठे हुए होंगे? एसेट्स को। अगर एसेट की इंफॉर्मेशन ना हुई तो नेट एसेट्स को, क्योंकि अगर टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर दें तो जो बाकी बचेंगे वो क्या होंगे? तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि नेट एसेट्स इक्विटी होल्डर्स को तब मिलने हैं जब कंपनी हमारे सारे पैसे वापस कर देगी। बाद में ये पैसे किनको मिलने हैं? इक्विटी होल्डर्स को। अच्छा, अब अगर ये बैलेंस नेगेटिव में आ रहा हो तो क्रेडिटर को टेंशन नहीं शुरू हो जाएगी? वो हमारा बैलेंस भी पूरा नहीं दे पा रही कंपनी, लेकिन अगर नेट एसेट्स का बैलेंस पॉजिटिव में आ रहा है वो सुकून में रहते हैं, कंपनी हमारे पूरे पैसे दे पाएगी। कंपनी का रेवेन्यू ज्यादा हो तो उसको लिक्विडिटी प्रॉब्लम ना हो, ये कंफर्मेशन कभी भी नहीं होती, क्योंकि सिर्फ एक टाइम पे एक बात हमारे लिए नामुकम्मल है। हमें हर एस्पेक्ट देखना होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते, एक ऐसी कंपनी जिसका रेवेन्यू ज्यादा हो, तो क्या हम ये कह सकते हैं, कंफर्म कह सकते हैं उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट पॉजिटिव शो करेगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पॉजिटिव में ही होंगे? जरूरी नहीं है। ये बहुत सारी चीजें मिलके हमें पता चलता है इन बातों के बारे में। सही है, ये बात कुछ और है, ये दूसरी बात कुछ और है। ठीक होगा जी यहां तक? तो ये हमारे सामने बेसिस आ गए। अच्छा, इन बेंचमार्क पे अब हमने अप्लाई करने हैं रेट। क्या अप्लाई करने हैं? रेट। जी रोहन साहब। ओवरऑल एक्सपेंसेस को बेस बना लेना। जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो ओवरऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंस को बेस बना लेना। और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसके एक्सपेंसेस ऐसे नहीं होते कि कॉस्ट ऑफ सेल्स हो, उसका
सिंपल एक्सपेंस है और नीचे ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ रहे होंगे, डोनेशन रिसीव हो गई और नीचे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है बस, क्योंकि उसने कोई आइटम्स वगैरह नहीं सेल करनी, नॉर्मली वो फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी होती है। आप बस ये समझ लें हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस को बेस बनाते हैं और कोई चीज यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं क्रिएट करती। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट फोर्थ वन स्टेप, अभी तक 3 स्टेप पढ़े। पहले नंबर पे भाई कौन आपसे इंफॉर्मेशन हासिल करना चाह रहा है, हु आर द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरी बात ताहिर साहब, एलिमेंट्स ऑफ द, उन एलिमेंट्स में से किसको बेंचमार्क बनाना है, बेंचमार्क। 3 बातें, बड़ी मुश्किल सी बात नहीं, आसान है। पहली बात क्या है, यूजर। दूसरी बात शाबाश, थर्ड वन बेंचमार्क। अब बेंचमार्क पे रेट अप्लाई कर देने हैं, तो इसको मतलब क्या हुआ, परसेंटेज हमने अप्लाई करके डिटरमिन कर लेना। जैसे देखिएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे क्या परसेंटेज अप्लाई करनी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे क्या अप्लाई करनी है, 5%। रेवेन्यू पे 1 से 5% की रेंज पे नॉर्मली हम क्या अप्लाई करते हैं, ताकि अपने ऑडिट रिस्क को रिड्यूस कर सके टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। टोटल एसेट्स पे 1% तक, इससे ज्यादा नहीं, 1% अप्लाई कर रहे हो। नेट एसेट्स पे, एक्सपेंसेस पे 3 से, और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस 3 से। रेंजेस है ना, ये रेंज में 3 से 5 नॉर्मल ये यूज करें। ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, गाइडलाइन ने प्रोवाइड किया तो इतनी ही यूज करनी है रेंजेस में। हाँ, रेवेन्यू का वो कह रहे हैं अप टू 1%, रेवेन्यू अप टू 1%। देखिए सॉरी, रेवेन्यू का 1 to 5%, लेकिन अगर टोटल एसेट की बात कर रहे हैं तो वो अप टू 1%। रेवेन्यू के लिए हम 1% नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं। कम भी कर सकते हैं, अगर आपको ज्यादा रिस्क महसूस हो रहा है तो आप कम कर सकते हैं, लेकिन आपने पेपर में बैठ के नहीं करना, प्रोफेशनल जजमेंट इतनी ही अप्लाई करनी है। यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई, कोई मुश्किल बात तो नहीं है यहां तक। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट पहले पढ़ ले, या पहले इतना हिस्से का पास पेपर का सवाल कर लेते हैं, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस मटीरियलिटी की बात डिस्कस करते हैं। जी जी बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने मौजूद है, रिवीजन लेवल क्वेश्चन है। किस अटेम्प्ट का है, ऑटम 2020, और क्वेश्चन नंबर 2। आपके सामने इंफॉर्मेशन है, 2 कंपनीज का डाटा, एक कंपनी ए है, दूसरी कंपनी बी है। कंपनी ए लिस्टेड है, कंपनी कौन सी है, और कंपनी बी। अच्छा, अब जरा इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। कंपनी ए लिस्टेड है, नेट एसेट्स बी गिवन है, इसके रेवेन्यू भी गिवन है, प्रॉफिट हो रहा है, इसको लॉस नहीं हो रहा। मैं सिर्फ कंपनी ए का डाटा पढ़ रहा हूं, बी को इग्नोर करें। कंपनी ए में देखिएगा अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन दी है, बाद में देखते हैं क्या करना है इसका। नेक्स्ट, कंपनी ए में उसने कहा डेट इक्विटी रेशो, क्या बोला है, डेट इक्विटी रेशो 10:90, क्या मतलब हुआ, डेट और इक्विटी ये रेशो है ना। इक्विटी कितने परसेंट है, 90%। ये बात क्लियर है। 2 कैरेक्टरिस्टिक, लिस्टेड एंड इक्विटी, सॉरी लिस्टेड एंड इक्विटी, दोनों बातें इकट्ठी हो गई। बेस किसको बनाना ज्यादा अच्छा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को। अब रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, यही पहली रिक्वायरमेंट थी। आपके सामने इंफॉर्मेशन मौजूद है, कैलकुलेट करें मटेरियलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की हर कंपनी के बारे में 30 जून 2023 के लिए। पहले नंबर पे स्टेप में हमने क्या डिटरमिन करना है, प्रॉफिट, हमने बेंचमार्क डिटरमिन करना, वो हमने डिटरमिन कर दिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस पर परसेंटेज कितनी अप्लाई करते हैं,
5%, ये आ गया 864। तो कैलकुलेशन कर दें, 864 पे 5% रेट अप्लाई करें। $23.43 बात क्लियर है जी बच्चे? कोई मुश्किल बात तो नहीं है, ये समझ में आई ना? टुकड़ों में बात कर रहे हैं। अच्छा, आप कंपनी बी की तरफ आते हैं, अनलिस्टेड है। देखिएगा नेट एसेट्स, रेवेन्यू, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या आ रहा है? करंट ईयर में लॉस हो रहा है। लॉस हो तो प्रॉफिट को बेस नहीं बनाते। अब हमारे पास ऑप्शन है या नेट एसेट है या रेवेन्यू। आगे स्ट्रक्चर देखते हैं। वो कहता है 85 to 15, इसका मतलब है डेट 85 का है और इक्विटी 15 का। लीवरेज, हाईली लीवरेज कंपनी है, गेयरिंग कंपनी है, हाँ, डेट फाइनेंसिंग की हुई है, तो या नेट एसेट्स या टोटल एसेट्स। तो अब देखें यहाँ पे टोटल एसेट तो गिवन नहीं है, बेस किसको बनाएंगे? शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। अब बच्चे कैलकुलेशन कीजिएगा, 571 और इस पे हमने पढ़ा 3% रेट यूज करना है। 17.1 कोई मुश्किल बात तो नहीं है बच्चे, समझ में आई बात? तो ये क्या बन गया? 17.13 हमने डिटरमिन कर लिया मटीरियलिटी लेवल। तो आप देख लें, अभी आपने सवाल पढ़ा और ये पेपर में आया हुआ सवाल 2 नंबर। अभी हम जो बी पार्ट करेंगे ना, पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा बी पार्ट भी कोई मुश्किल बात नहीं थी, और ये उसने अपनी एग्जाम्पल से बना के सवाल बनाया हुआ है, आई कैप ने अपनी किताब में से। फिर भी हम सॉल्व ना कर पाए तो गलत बात है ना। जब तक हम सही तरह से कंसंट्रेट ही नहीं करेंगे, पूरी तरह से किताब को ही नहीं पढ़ेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे भी नहीं, तो फिर गलतियां होंगी हमसे। और इस पर टाइम भी नहीं लगा, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगे होंगे आपको, और 2 नंबर का सवाल। ठीक हो गया जी बच्चे? अब बी पार्ट के लिए हम आगे फर्दर थ्योरी पढ़ने लगे। जो थ्योरी मैं पढ़ाऊंगा पूरी की पूरी, वो सारे का सारा प्योरली बी पार्ट सॉल्व होना है उससे। ये मटीरियलिटी लेवल है, ये मटीरियल, इस अमाउंट तक हम इंफॉर्मेशन को मटीरियल समझेंगे। लेकिन अगर कोई गलती इस अमाउंट से थोड़ी हुई तो हम उसको मटीरियल नहीं मानेंगे। जैसे मैंने कहा ना, आई कैप ने 50 नंबर की एक थ्रेश होल्ड डिफाइन कर दिया कि कोई 50 नंबर तक की 100 में से गलतियां करेगा तो हम उसको मटेरियल नहीं मानेंगे। हाँ, 51 होगी तो मटेरियल मानेंगे, ये थ्रेशोल्ड है। हमने भी थ्रेशोल्ड डिफाइन कर दिया कि भाई इस लेवल तक की गलतियां मटेरियल नहीं है, अगर इतनी है इससे ज्यादा हुई तो फिर हम कहेंगे ये गलती है मटेरियल हो गई। यहां तक बात क्लियर हो गई? अच्छा बच्चे, ये मुझे पानी का ग्लास देके गया भी नासिर साहब, जानबूझ के नहीं पिया, प्यास बड़ी लगी हुई थी, लेकिन आपने देखा होगा ये पूरा ऊपर तक फिल नहीं हुआ। अगर वो पूरा ऊपर तक फिल करके लेके आते तो क्या पॉसिबिलिटी थी? गिर जाए। अब हम मटीरियलिटी को पूरे का पूरा वर्किंग करते हुए नहीं इस्तेमाल करेंगे। अगर पूरे का पूरा लेवल ले लिया तो गलती होने के चांसेस हमारे ज्यादा है। ये ब्रीच हो सकती है, किसी भी टाइम पे ऐसी गलतियां हो सकती हैं जो लेवल एक्सीड कर जाए, हमें पता ही ना चले। हमने हमेशा जब भी ऑडिट के प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, इससे कम लेवल रखना है, इतना लेवल नहीं रखना। इसको हम कहेंगे परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। क्या वर्ड बोलते हैं? परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा बच्चे, बात समझ में आ गई है परफॉर्मेंस मटीरियलिटी की? अच्छा, अब इससे बात हम शुरू करते हैं जी परफॉर्मेंस मटीरियलिटी की। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चे, वंस एक दफा हम मटीरियलिटी डिटरमिन कर ले तो अगले स्टेप में हमने क्या डिटरमिन करना होता है? इसको याद करने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत तो नहीं है, लेकिन हमें पता है मटीरियलिटी डिटरमिन हो गई, उसके बाद हमने क्या डिटरमिन करना है? ये बात क्लियर हो गई?
अब आते हैं जी हम, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अमाउंट सेट की जाएगी, कौन करेगा सेट? और वो लेस देन होगी मटीरियलिटी, मतलब इसके लेवल से कम रखी जाएगी, पूरी स्पेस को यूज नहीं करना, उससे कम रखना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए जो एज ए होल मटीरियलिटी डिफाइन हुई है, लो लेवल पे रखना है। क्यों? क्योंकि चांसेस है, लाइकलीहुड है, प्रोबेबिलिटी है कि एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट इस ओवरऑल मटीरियलिटी से किसी भी टाइम पे ज्यादा ना हो जाए एज अ होल। ये डेफिनेशन है, रिटेन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये इग्नोर नहीं करना इस बात को। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। ताहिर भाई, हाशिर साहब, वकास साहब, सुहेब साहब, 4 टीम मेंबर्स हैं एक ऑडिट पे। मटीरियलिटी लेवल अभी हमने डिफाइन किया 43 मिलियन का, राउंडिंग ऑफ में 43 बोल दिया मैं। मटीरियलिटी लेवल कितना डिफाइन किया? 43 का डिटरमिन किया हुआ मटीरियलिटी लेवल। अब मैंने ताहिर साहब को बता दिया मटीरियलिटी लेवल 43 का। इन्होंने गलती एक देखी, मिसस्टेटमेंट 20 मिलियन की, क्या बोलेंगे? इममटीरियल, इग्नोर कर दी। हाशिर साहब ने 10 मिलियन की, कहा 43 इममटीरियल, इग्नोर कर दी। वकास साहब ने काम किया, इन्होंने गलती ढूंढी 8 मिलियन की, इन्होंने कहा इममटीरियल, इग्नोर कर दी। सुहेब साहब को 15 मिलियन की मिली, इन्होंने भी इग्नोर कर दी। टोटल करते हैं 20, 10, 30, 30 प्लस 8, 38, 38 प्लस 15 करें 53। ये तो ओवरऑल 43 से ज्यादा नहीं हो गई? एग्रीगेट किया तो ये क्या हो गई? मटीरियल बन गई। तो जब परफॉर्म किया जा रहा होता है तो उसके लिए परफॉर्मेंस के टाइम पे हम मटीरियलिटी से कम लेवल पे मटीरियलिटी डिटरमिन करते हैं। परफॉर्म करते हुए, प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हुए जो मटीरियलिटी डिटरमिन करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। कोई एक गलती या बहुत सारी गलतियां मिलके मजमूई तौर पे ओवरऑल मटीरियलिटी जो हमने पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे डिटरमिन की है, ओवरऑल उसको ब्रीच ना कर सके किसी भी टाइम पे, उन्हें हम बोलते हैं परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। जी बच्चे, इस बात को भी पढ़ते हैं। ओवरऑल मटीरियलिटी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जब सेट हुई है तो वो हर हेड के लिए सेट हुई है। हमने टोटल एसेट्स चली है तो टोटल एसेट्स का हर गलती के साथ अब कंपैरिजन करना। अब इसको हर गलती के साथ हमने कंपेयर करना। ठीक हो गया? प्लानिंग द ऑडिट, ऑडिट को प्लान करना सिर्फ और सिर्फ किस लिए? टू डिटेक्ट इंडिविजुअल मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कि हमें पूरी की पूरी 43 मिलियन की एक बड़ी गलती मिलेगी तब हम कहेंगे गलती मटेरियल है। छोटी छोटी गलतियों को तो हम छोड़ते चले जाएंगे। बात समझ में आई ना? यही बात बोली है। दोबारा पढ़ते हैं। प्लानिंग द ऑडिट solely to detect individual material mistake। ओवरलुक क्या कर देगा? नजरअंदाज। क्या करेगा? किसको? द फैक्ट दैट एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल इममटीरियल मिसस्टेटमेंट, छोटी छोटी गलतियां लेकिन है वो इममटीरियल, लेकिन जब उन सबको इकट्ठा करेंगे तो वो इकट्ठी होके क्या हो जाएंगी? मटीरियली मिसस्टेटेड हो जाएंगी। ये बात क्लियर है? यहां तक कोई मुश्किल बात तो नहीं? तो फिर उसके लिए, उसके बाद तो हमारे पास कोई मार्जिन नहीं बचेगा। तो हमने फिर हर हेड के लिए एक परफॉर्मेंस मटीरियलिटी डिटरमिन करनी होती है जो ओवरऑल मटीरियलिटी से क्या हो? कम हो, ताकि किसी भी स्टेज पे हमारी ओवरऑल मटीरियलिटी ब्रीच, गलतियां उससे ज्यादा ना हो सके। उस लेवल को हम बोलते हैं परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। बात क्लियर हो गई? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट। हाउ टू डिटरमिन परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को कैसे डिटरमिन करना?
परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को डिटरमिन करने के लिए सबसे पहले शायद साहब सबसे पहले हमने लेना है मटीरियलिटी लेवल। शायद साहब सबसे पहले क्या फिगर लेनी है? मटीरियलिटी लेवल। ये ओवरऑल मटीरियलिटी लेवल, कोई भी मटीरियलिटी लेवल आपने इसमें से लेस कर दें, एंटीसिपेटेड अनडिटेक्टेड misstatements और uncorrected misstatement। दो बातें समझ में आई? Yes, sir. क्या मतलब क्या है दोनों? एक ऐसी गलती है जो कि मैनेजमेंट ठीक नहीं करेगी, वो कौन सी गलती है? वो निकाल देनी है आप। दूसरी, हमें डर है कि कुछ गलतियां हमें मिलनी ही नहीं है, और जब वो मिलनी ही नहीं है तो वो क्यों रहने दें ओवरऑल मटीरियलिटी में? वो भी तो हमारे लेवल को रिड्यूस करेंगी ना। वो जो अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट का आपने एंटीसिपेशन की हुई है, प्रोफेशनल जजमेंट की बेस पे अंदाजा लगाया हुआ है, एस्टिमेट किया हुआ है, फोरकास्ट किया हुआ है, वो भी डिटेक्ट करनी है, वो भी माइनस करनी है। तो आपने क्या किया? एंटीसिपेशन ऑफ अनडिटेक्टेड एंड अनकरेक्टेड मिस्टेक माइनस कर दें। बाकी जो मटीरियलिटी बचेगी वो कौन सी मटीरियलिटी होगी? परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। मुश्किल बात तो नहीं है। ये पैराग्राफ पढ़ूंगा अब आपके सामने, यही जो मैंने बात फॉर्मूला लिखा है ना, यही फॉर्मूला है और पूरे पैराग्राफ में यही बात है। जी, हमारे पास दो तरीकेकार होते हैं, वो दूसरा तरीका भी बताता हूं, लेकिन पहला समझ में आया? ये देखिएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। डिटर्मिन किसको करना है? इसमें हम क्या इन्वॉल्व करेंगे? प्रोफेशनल जजमेंट। अच्छा, आगे लिखा हुआ है ना, एंड इज नॉट अ सिंपल मैकेनिज्म। क्लियर हो गया? वी डिटर्मिन परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। डिटर्मिन करेंगे परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को किस चीज को माइनस करके? डिडक्शन का मतलब यही है ना, माइनस करना है, डिडक्ट करना है। मटीरियलिटी लेवल ये ओवरऑल मटीरियलिटी, ओवरऑल मटीरियलिटी एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। टोटल अमाउंट ऑफ कौन सी अमाउंट माइनस करनी है? जिसका हम अंदाजा लगा रहे हैं कि वो आइडेंटिफाई हो जाएंगी। पहली बात तो ये हो गई, फर्स्ट वन, पहली बात हो गई। ताहिर भाई बात क्लियर हो गई? एंड दूसरी बात क्या है? We believe that management will not correct the, ठीक हो गया जी, इसको करेक्ट नहीं करेगी, वो एक ही बात हो जाती है। लेकिन यहां पे आपने याद रखना है, ये एक और चीज भी इसमें से माइनस होती है। वो क्या होती है? एंटीसिपेटेड अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट भी माइनस करते हैं। वो यहां पे जिक्र नहीं किया हुआ उसको, जबकि करते हैं माइनस। अच्छा, इसका एक और तरीका होता है जो कि प्रैक्टिकली यूज भी किया जाता है। वो क्या है? तरीका यह है कि सम टाइम हमें हेड्स के बारे में पता होता है, आइटम्स के बारे में पता होता है, और उन हेड्स के बारे में हम गेस करते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है। अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई हो तो हम इसके लिए लो मटीरियलिटी लेवल डिफाइन करते हैं, और ऑन द अदर हैंड अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लो हो तो इसके लिए मटीरियलिटी लेवल क्या होगा? हाई मटीरियलिटी लेवल होगा। बात समझ में आ गई? अमाउंट सेट करनी है, अगर रिस्क ज्यादा है तो अमाउंट कम सेट करनी है ताकि कोई गलती रह ना जाए। अब बात समझ में आ गई? अच्छा, दूसरी तरफ क्या है? अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लो है
हमें लगता है गलती के चांसेस बहुत कम है, तो फिर बहुत छोटी अमाउंट नहीं रखनी, फिर तो आप छोटी छोटी चीजों को भी लेके बैठे रहेंगे, ज्यादा बड़े इंटेंसिव प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, एक्सटेंसिव टेस्टिंग करने बैठ जाएंगे, फिर नहीं, फिर मटेरियलिटी लेवल आपको अमाउंट ज्यादा सेट करनी है। क्लियर हो गया जी बच्चे? तो ये रिवर्स में। अच्छा बच्चे, ये दूसरा तरीका कार होता है। अच्छा, अब इसके बाद देखिएगा ये अफेक्ट क्यों होती है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। पहली बात, ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग एंटिटी के बारे में और उसके इन्वायरमेंट के बारे में। दूसरी चीज, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड इन प्रीवियस ऑडिट एंड thereby auditor's expectation in relation to misstatement in the current period. ऑडिटर एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस पीरियड में भी गलतियां कितनी हो सकती हैं, एंटिसिपेटेड है ना मिस्टेक। रिलायबिलिटी ऑफ एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। रिलायबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? प्रोसीजर के। हाँ, अगर हम किसी पे रिलाय कर रहे हैं तो उस पर ज्यादा कंट्रोल्स अप्लाई नहीं करेंगे, और अगर रिलाय नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें हाई कंट्रोल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। उसके बाद एंगेजमेंट रिस्क देखना पड़ेगा। और फिफ्थ वन एंड द लास्ट वन, कोई चेंज आ गया बिजनेस के अंदर कोई चेंज आ गया। फॉर एग्जाम्पल, इस कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के अंदर मजीद इन्वेस्टमेंट कर डाली, हाई इन्वेस्टमेंट कर डाली, हो सकता है ना, चेंज आ गया। अच्छा बच्चे, अब ये आपके सामने पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद है। सवाल करें पास पेपर का वो कंप्लीट बी पार्ट। आपसे कह रहे हैं डिस्कस द रीजन फॉर सिलेक्टिंग ऑफ अप्रोप्रिएट बेंचमार्क फॉर कैलकुलेशन ऑफ मटेरियलिटी इन ए अबव। अभी तो उसने ये पूछा है 7 पार्ट में, सॉरी ये पहले वाले का ही इसके साथ ताल्लुक है। तो वही बात है, आपने क्यों भाई कंपनी ए और कंपनी बी के लिए ये बात की, ये बात अब मैं बाद में करता हूं अब आपके साथ। पहले हम सी पार्ट की तरफ आ जाते हैं। ब्रीफली डिस्कस हाउ द परफॉर्मेंस मटेरियलिटी विल बी कैलकुलेटेड फॉर कंपनी ए। किसके लिए कैलकुलेट करनी है? कंपनी ए के लिए। अब देखिएगा, कंपनी ए के लिए अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट प्रायर ईयर में कितनी मौजूद है? ये कितनी है? 43.2। इसमें से क्या माइनस करना है? डिफरेंस बता दीजिएगा। 34.2, गलती हो गई जी, 34.2। ये कौन सी मटीरियलिटी है? परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। परफॉर्मेंस मटीरियल, कोई मुश्किल बात तो नहीं है बच्चे? बात समझ में आ गई? परफॉर्मेंस मटेरियल। अब ये 2 नंबर का सवाल है, मुझे खुद बताइए इसमें क्या मुश्किल बात थी? ये 2 नंबर का सवाल और ये वाला, और ये भी कोई मुश्किल बात नहीं है। वो कहता है कि आपने जो कंपनी ए के लिए और कंपनी बी के लिए बेंचमार्क यूज किया है, वो क्यों यूज किया, उसकी जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कर दें। बिल्कुल, जो हमने डिस्कशन करते हुए डिस्कशन की हुई है वही बातें यहाँ पे लिखी हुई है, मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, टाइम बच जाएगा मेरा। मुझे बता सकते हैं सवाल कौन सा था जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रीजन क्या फॉर सिलेक्टिंग ईच कंपनीज बेंचमार्क? पहली बात, ऑनरशिप स्ट्रक्चर को आपने अंडरस्टैंड किया और देखा यूजर कौन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, वही बात है जी। पहला पॉइंट, कंपनी ए लिस्टेड कंपनी है और इक्विटी फाइनेंसिंग हुई है, वही बात हमने जो हाईलाइट भी की है, लिखा भी हुआ है। तो प्राइमरी यूजर कौन होंगे? और बेंचमार्क यूजर के लिए क्या यूज करना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि डिविडेंड पेइंग रेशियो उन्हें चाहिए डिविडेंड। प्रॉफिट ओरिएंटेड है कंपनी और उन्हें डिविडेंड रिसीव करना, उनके लिए सबसे ज्यादा जो इंफॉर्मेशन जिसके लिए वो कीन है या वो हासिल करना चाह रहे हैं, वो किससे रिलेटेड है? बात क्लियर हो गई थी बच्चे? अच्छा, कंपनी बी के लिए ऑनरशिप स्ट्रक्चर और यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लें, आपको वो स्टेप्स बता रहा है कि आपने ये 2 बातें आपने याद रखनी। अच्छा बच्चे, पहले में कंपनी बी अनलिस्टेड है और 85% डेट होल्डिंग है। ये 2 बातें बस बतानी होती हैं आपने हर एक के केस में।
अच्छा बच्चे नेक्स्ट वन, नेट एसेट इसके केस में ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपनी ने जब भी पेमेंट करनी है वो किसके अगेंस्ट पेमेंट करनी है, नेट एसेट्स।